सीरीज। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस लेक्चर की। और सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स है जो आपकी सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दिस आर द टॉपिक्स ऑफ द डे जिसके ऊपर करनी है आज हमें कुछ बातें। द फर्स्ट टॉपिक विल बी अबाउट द लिबर्टीज क्लॉज और वी कैन से डेविएशन क्लॉज। उसके बाद कुछ बातें चलेगी ऑन प्रारंभ 2026। फिर बातें है नेशनल डेंटल कमीशन जो अभी रिसेंटली वहां पे एस्टेब्लिश हुआ। फिर रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स के ऊपर कुछ बातें करनी है। और लास्ट में हमारे 6th जनरेशन फाइटर फ्यूचर दैट इज जीसीएपी वर्सेस एफसीएस उसके ऊपर कुछ बातें करनी है। तो शुरुआत करते हैं वन बाय वन। द फर्स्ट इज अबाउट द लिबर्टीज क्लॉज और डेविएशन क्लॉज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्लॉज या फिर क्या है इसके रिगार्डिंग कंटेक्स्ट में। एमिड द वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट मेजर ग्लोबल शिपिंग फर्म्स are invoking a 19th century rule in maritime contracts to reroute their cargo. This has led to containers being discharged at alternate ports, increasing the cost and disrupting the global supply chains. जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड के अंदर अलग अलग अभी जो क्लैशेस चल रहे हैं स्पेसिफिकली यूएस, इजराइल और ईरान के बीच में, उसके चलते वहां पे मेजर शिपिंग फर्म्स ने अपने रूट्स को थोड़ा सा चेंज किया है, वो रीरूट हुआ है। और वहां पे बेसिकली जितने भी कंटेनर्स है उनको दूसरे पोर्ट्स के अंदर शिफ्ट किए जा रहे हैं जो उसकी कॉस्ट और डिसरप्शंस को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली ये जो डेविएशन क्लॉज है वो क्या बोल रहा है या फिर जो लिबर्टीज क्लॉज है वो क्या बोल रहा है। एक स्टैंडर्ड प्रोविजन है इन अ बिल ऑफ लेडिंग which is the legal contract between a shipper and a carrier that grants the shipmaster the authority to alter a planned voyage under specific circumstances. लिबर्टीज क्लॉज या फिर उसे डेविएशन क्लॉज बोलते हैं, जो शिप मास्टर को इस तरीके की लिबर्टी देते हैं कि वो अपने प्लान वॉयज मतलब कि हमारा उनका जो एक फिक्स उनकी जो सफर है उसके जो रूट्स को वहां पे वो लोग चेंज कर सकते हैं under circumstances, special circumstances. This provisions trace back to 19th century maritime law. 19वीं सदी के maritime law से वहां पे जुड़ा हुआ है। During this era, the voyages were highly exposed to unpredictable risk like piracy, wooden ship weather damage, regional wars, requiring the shipmasters to have the legal authority to act without breaching their contracts. नॉर्मली एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचने का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका जो फिक्स रूट होता है, उस रूट के अंदर आप कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में चेंजेस दे सकते हैं। ऐसे राइट्स शिप मास्टर को दिए जाते हैं। और इसी क्लॉज को 19वीं सदी के मैरीटाइम लॉ के अंदर लिबर्टीज क्लॉज बोला गया था, जिसका आज अभी थोड़ा सा यूज हुआ है बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्ल्ड बिटवीन यूएसए एंड ईरान इन द कंटेक्स्ट ऑफ इजराइल। उनका मेन इसका एम क्या होता है भाई, रूट चेंज करने का सबसे मेन उद्देश्य क्या होता है कि भाई टू प्रोटेक्ट द कैरियर फ्रॉम द लीगल लायबिलिटी फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द एक्सटर्नल डेंजर्स प्रिवेंट द शिप फ्रॉम रीचिंग द नेम्ड पोर्ट। उसके मेन फीचर्स क्या है, एक तो यहाँ पे रूट जो है उसको चेंज किया जाता है, प्लस अल्टरनेटिव डिस्चार्ज दैट इज इट अलाउज द कैरियर टू कंप्लीट इट्स कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन by offloading the containers at the nearest safe and workable port. Cost shifting वहां पे रहती है। Once the cargo is discharged at an alternative port, the responsibility and the cost for onward land transport, storage and handling shift entirely to the cargo owner. वो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्गो ओनर की वहां पे रहेगी। और रिस्क रीअलोकेशन की बात करें, so it moves the risk of transit from the carrier to the customer. रीइमर्जेंस की अगर हम बात करें तो रिसेंटली जो ईरान वॉर हुआ है और वहां पे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जो है वो उसके ऊपर एयर स्ट्राइक्स और थ्रेट्स वगैरह बढ़ते जा रहे हैं कॉमर्शियल व्हीकल्स के ऊपर। उसके चलते यहाँ पे भी रूट्स को चेंज करने की जरूरत आई है। और उस कंडीशंस के अंडर में कैरियर्स जो है दे आर यूजिंग दिस क्लॉज टू लिमिट देयर एक्सपोजर टू द वॉर रिस्क जोन्स। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस लिबर्टीज क्लॉज व्हिच इज इन मैरीटाइम लॉ। साथ में नेक्स्ट टॉपिक अपना है प्रारंभ 2026। लेकिन प्रारंभ को शुरू करने से पहले, उसके आरंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे से मिल जाएगी, विच इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पीडीएफ है वो दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इट इज अवेलेबल इन इंग्लिश एज वेल एज गुजराती। सो फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु आर डूइंग देयर प्रिपरेशन इवन इन गुजराती मीडियम, यू कैन आल्सो डाउनलोड द सेम।
साथ साथ मैं आपको एक और चीज भी बता दूं कि पीडी गुरुकुल दैट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन गुजरात फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन, हमारी तीनों ब्रांचेस पे अहमदाबाद, वडोदरा एंड गांधीनगर, तीनों ब्रांचेस पे नई बैचेस की होने वाली है शुरुआत फ्रॉम दिस वीक, दैट इज फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ 1st of April, दैट इज द न्यू फाइनेंशियल ईयर। तो अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक फॉर्म मिलेगा, यू हैव टू फिल अप दैट फॉर्म, ताकि हमारे स्टाफ जो है वो आपके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। एज ऑफ नाउ ये जो बैचेस है इट फोकसेस स्पेसिफिकली ऑन द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपीएससी एंड जीपीएससी, जहां पे जीपीएससी क्लास 1-2 के एग्जाम्स के ऊपर फोकस किया जाएगा। और आपको ये बैचेस इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम और हिंदी मीडियम तीनों में अवेलेबल मिल जाएंगी। As of now, you will get 3 days free demo sessions as well as up to 50% scholarship on your admission. तो एटलीस्ट आप एक बार डेमोज को वहां पे अटेंड करें, एक बार फ्री डेमोज है तो डेमोज को एक बार ले देखे कि कौन से लेवल की प्रिपरेशन यहाँ पे होती है, एंड देन आफ्टर यू कैन मेक योर डिसीजन टू ज्वाइन पीडी गुरुकुल, राइट। एक प्रॉपर डायरेक्शन के साथ, एक प्रॉपर 1-to-1 मेंटरशिप के साथ यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन एट पीडी गुरुकुल in either of the branches, that is अहमदाबाद, गांधीनगर और वडोदरा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक की करते हैं शुरुआत, विच इज अबाउट प्रारंभ। अब प्रारंभ 2026 है क्या? एक अवेयरनेस कैंपेन है जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 को स्मूथली इंप्लीमेंट करवाएगा। सो इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो 1 अप्रैल 26 से इंप्लीमेंट होने वाला है, उसको इंप्लीमेंट करने से पहले एक स्मूथ अवेयरनेस कैंपेन विच इज रन बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज प्रारंभ 2026। और यहाँ पे एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो इट रिफ्लेक्ट्स अ शिफ्ट टुवर्ड्स अ सिंप्लीफाइड, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड सिटीजन सेंट्रिक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पे कुछ डिजिटल टूल्स का भी यूज किया जाएगा, जैसे कि वेबसाइट 2.0, एआई चैटबॉट जिसका नाम है कर साथी, तो कर साथी का भी यहाँ पे यूज किया जाएगा। अगर हम इसके बारे में जाने प्रारंभ 2026 के बारे में, तो इसका एग्जैक्टली फुल फॉर्म क्या है? दैट इज पॉलिसी रिफॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत, दैट इज कॉल्ड एज प्रारंभ। एक नेशन वाइड एक आउटरीच कैंपेन जिसका मेन टारगेट है कि जितने भी टैक्स पेयर्स है उनको टैक्स के अलग अलग प्रोविजंस के बारे में वहां पे आगाह करना, उनको वहां पे उनके बारे में एजुकेट करना, ताकि टैक्स भरते टाइम उन्हें कोई भी वहां पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो अगर हम बात करें, यहाँ पे ध्यान रखना जो सबसे मेन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे है दैट इज योर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और उसके अंदर भी अगर हम बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जिसका मेन काम होता है देश के अंदर इनकम टैक्स एक्ट वगैरह वगैरह को वहां पे इंप्लीमेंट करवाना। सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू यहाँ पे मेन रहेगा, और उसी के अंदर में रहती है एक बॉडी जिसका नाम है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। वहां पे उसकी मेन इंप्लीमेंटिंग एजेंसी वहां पे रहेगी। एम वगैरह क्या है? तो टैक्स पेयर्स को और ऑफिशियल्स को अच्छी तरीके से कंप्लायंस सिस्टम के अंदर और प्रोविजंस के अंदर वहां पे एडॉप्ट करने में हेल्प करेगा। साथ साथ एक ट्रस्ट बेस्ड टैक्सेशन वहां पे बनाएगा, जहां पे अवेयरनेस जो है वो इवेजन कम करेगी और ऑनेस्ट रिपोर्टिंग को वहां पे और ज्यादा प्रमोट किया जाएगा। क्लैरिटी के ऊपर फोकस रहेगा, डिस्प्यूट थोड़े थोड़े कम होंगे और सिटीजन फ्रेंडली पूरा ही वाला रहेगा। तो ध्यान रखना है जो प्रारंभ 2026 है वो बेसिकली किसके ऊपर बात करता है? वो आपकी इनकम टैक्स एक्ट के इंप्लीमेंटेशन के ऊपर फोकस करता है, जो इस साल 1 अप्रैल से, मतलब कि परसों से वहां पे शुरू होने वाला है। साथ साथ हमने कमीशन बनाया है जिसका नाम है नेशनल डेंटल कमीशन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड नेशनल डेंटल कमीशन, जिसने बहुत पहले से जो इंडिया में है, जिसका नाम था डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, उसको रिप्लेस किया है। और 19 मार्च 2026 के बाद ये वाली चीज जो है वो इफेक्टिव मोड पे आ चुकी है। अगर हम इस कमीशन के ऊपर फोकस करें तो ये कमीशन कैसी बॉडी रहेगी? तो ध्यान रखना है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ स्टैट्यूटरी बॉडी? अ बॉडी विच इज नॉट mentioned in the constitution but it is established by an act through the parliament. So जब किसी बॉडी को किसी एक्ट के तहत बनाया जाता है, जैसे कि इसको बनाया गया है अपने डेंटिस्ट एक्ट 1948 के तहत, तो उस बॉडी को अपने बोलते हैं रेगुलेट स्टैट्यूटरी बॉडी। The National Dental Commission is a new apex regulatory body for dental education and profession in India.
जिसका मेन काम क्या है, ओरल हेल्थ केयर और उसके साथ साथ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को वहां पे थोड़ा सा एस्टैब्लिश करना। शुरुआत हुई 2026 के मार्च के अंदर, और इसका मेन गवर्निंग स्ट्रक्चर क्या है, तो यहाँ पे 3 स्पेशलाइज्ड बोर्ड्स यहाँ पे रहेंगे। पहला जो बोर्ड है वो उसके एजुकेशन की रिगार्डिंग वहां पे है, दैट इज अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डेंटल एजुकेशन बोर्ड। दूसरा वहां पे है डेंटल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, जो वहां पे उन डेंटल के अंदर अक्रेडिटेशन और इंस्टीट्यूशनल असेसमेंट्स वहां पे लगाएगा। और तीसरा है एथिक्स एंड डेंटल रजिस्ट्रेशन बोर्ड, जितने भी प्रोफेशनल यहाँ पे डेंटल फील्ड में है उनके हर एक कंडक्ट को वहां पे रजिस्टर करने के लिए। उसका मेन टारगेट क्या है कि इंडिया में एक तो डेंटल एजुकेशन और बढ़ना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी और बढ़नी चाहिए, रेगुलेशंस वहां पे होने चाहिए, ताकि एक एफोर्डेबल ओरल हेल्थ केयर अक्रॉस दी इंडिया हम वहां पे प्रोवाइड करवा सके। उनके मेन फंक्शंस क्या रहेंगे, एक तो सबके ऊपर रेगुलेशन वहां पे रखना है, साथ साथ इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट्स भी रखनी है, जहां पे रेटिंग और असेसमेंट उनको प्रोवाइड करवाना है पूरे कंट्री के अंदर। प्लस फीस को भी रेगुलेट कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस के अंदर वहां पे अफोर्डेबिलिटी को इंश्योर करने का एक टारगेट है। प्लस डेंटल में रिसर्च एंड रिसोर्सेज के ऊपर फोकस करना है। इट विल इवैल्यूएट द ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स एज वेल एज प्रमोट द एडवांस डेंटल रिसर्च। एथिक्स और स्टैंडर्ड के ऊपर वहां पे फोकस करना है, दैट इज एस्टैब्लिशेस द यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स फॉर द कम्युनिटी डेंटल केयर एंड द प्रोफेशनल एथिक्स एज वेल एज रिसर्च। इन शॉर्ट डेंटल केयर को कंप्लीटली बढ़ाने के लिए जो कमीशन यहाँ पे आया है, जिसका नाम है नेशनल डेंटल कमीशन। एक रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के ऊपर कुछ बातें करनी है, विच इज नोन एज NDFEB, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स। और क्या है अभी कंटेक्स्ट में, थोड़ा सा साइंटिफिक टॉपिक है। इंडिया हैज इनॉग्रेटेड अ स्टेट of the art pilot plant for manufacturing NDFEB, that is called as neodymium iron boron rare earth permanent magnet at the ARCI हैदराबाद। ARCI हैदराबाद के अंदर ये वाली चीज जो है उसको इनोग्रेट वहां पे किया गया है, उसके प्लांट को। इसके प्लांट की यहाँ पे बात है, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ दिस रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट, जिसका नाम है नियोडिमियम आयरन बोरोन रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स। अगर उसके रिगार्डिंग थोड़ी बहुत उसकी डिटेल्स में बातें करें, इट्स अ मेंबर ऑफ रेयर अर्थ मैग्नेट फैमिली। इट इज अ सिंटर्ड और बॉन्डेड मटेरियल विच इज कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग हाई मैग्नेटिक फोर्स इनडिफाइनेटली विदाउट द नीड ऑफ एक्सटर्नल पावर। और किसी के भी पावर के बगैर वो इंटरनली अपने आप से एक बहुत ही बढ़िया सा मैग्नेटिक फोर्स जनरेट कर सकता है। और इसीलिए इस मैग्नेट को, जिसे सुपर मैग्नेट्स भी बोला जाता है, दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स विच आर कॉमर्शियली अवेलेबल। और उसी के मैन्युफैक्चरिंग का एक प्लांट यहाँ पे शुरू होने के लिए जा रहा है एट ARCI हैदराबाद, जिसका अभी रिसेंटली इनॉग्रेशन हुआ है। ये वाली चीज जो है वो आपको पता होनी चाहिए। मिनरल्स यहाँ पे 3 मिनरल्स मेन रहेंगे, एक होगा नियोडिमियम, दूसरा होगा आयरन और तीसरा होगा बोरॉन। तो आपको ये वाली चीज ध्यान में रखनी है, नियोडिमियम आयरन एंड बोरॉन। एम उनका मेन क्या है, टू बिल्ड अ मिनरल टू मार्केट इकोसिस्टम कवरिंग एवरीथिंग फ्रॉम रेयर अर्थ एक्सट्रैक्शन टू द फिनिश मैग्नेट्स। साथ साथ पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज को वहां पे थोड़ी सी मिटिगेट करना बाय द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेयर अर्थ रिसोर्सेज इन अ फ्यू कंट्रीज। इस तरीके से काम किस तरीके से करेगा, द पायलट प्लांट एट ARCI हैदराबाद यूजेस एन एंड टू एंड अप्रोच। वहां पे एंड टू एंड अप्रोच का यूज किया जाएगा। स्ट्रिप कास्टिंग से होगी वहां पे शुरू, इसके द एलॉय इनटू द थिन फ्लेक्स फॉलोड बाय pulverizing the material into a fine powder। वो उसके बाद जो वहां पे पाउडर बनेगा, it then pressed in a magnetic field to align the particles and sintered in the vacuum to form solid high density magnet, and finally the material is machined and coated to produce the finished permanent magnets। उनके मेन फीचर्स क्या रहेंगे, एक तो उनकी जोरदार एक्सट्रीम मैग्नेटिक स्ट्रीम स्ट्रेंथ वहां पे रहेगी, कोर्सिविटी उनकी बहुत बढ़िया सी रहेगी, दे आर हाईली रेजिस्टेंट
to becoming demagnetized once they have been charged. Temperature sensitivity वहां पर रहेगी that while powerful, their performance can decrease at very high temperatures unless the specific heavy rare are added. Corrosion susceptibility वहां पे रहेगी, susceptibility. Because of the high iron content, these magnets require protective coatings like nickel हो गया या फिर एपोक्सी हो गया to prevent the rusting. तो वो रस्टिंग वहां पे होने के चांस वहां पे है, कोरोजन वहां पे होने के चांस है. कहां पे यूज हो सकता है? तो एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर इनका यूज हो सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो टर्बाइंस वगैरह होते हैं, लार्ज विंड टर्बाइंस, तो उनके जनरेटर्स के अंदर उनका यूज हो सकता है. साथ साथ हार्ड डिस्क ड्राइव्स, फोन्स, लाउड स्पीकर, हेडफोन्स, वो हर जगह पे इनका यूज हो सकता है. रोबोटिक्स के अंदर, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंदर, और साथ साथ अगर हम मेडिकल टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो एमआरआई मशीन्स और डायग्नोस्टिक टूल्स के अंदर भी आप इसका यूज वहां पे कर सकते हैं. एंड नाउ द लास्ट टॉपिक इज अबाउट इंडियाज 6th जनरेशन फाइटर फ्यूचर, और उसके ऊपर कुछ करनी है बातें. द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन्फॉर्म द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी that Indian Air Force is exploring the membership in either the Global Combat Air Program, which is known as GCAP, or the Future Combat Air System, which is known as FCAS. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को इन्फॉर्म करके रखा हुआ है कि हमारी जो एयरफोर्स है वो इन दोनों में से किसी एक का मेंबर होने के लिए जा रही है. अगर हम GCAP और FCAS दोनों को कंपेयर करें तो ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम क्या है? एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है टू प्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स featuring a manned supersonic stealth jet accompanied by autonomous loyal wingman drones and advanced data integration. GCAP जो है वो एक हाई टेक इनिशिएटिव है जिसका मेन टारगेट है टू डेवलप 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर टू रिप्लेस द एक्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक यूरोफाइटर, टाइफून या फिर मित्सुबिशी F2. It is established by a UK-led MTEST program and the Japanese FX program. मेंबर्स वहां पे है मेनली यूके, इटली और जापान. टाइमलाइन किस तरीके से है? अ डेमोन्स्ट्रेटर एयरक्राफ्ट इज शेड्यूल्ड टू फ्लाई इन 2027 विद द जेट एक्सपेक्टेड टू एंटर सर्विस बाय 2035. इट इज मार्केटेड एज अ स्टेबल नॉन यूएस अल्टरनेटिव टू द F-35 and it focusing on the integrated sensors, next generation power and propulsion system, high capacity etc etc. अगर हम बात करें FCAS के ऊपर, which is known as the Future Combat Air System, a next generation weapon system that includes a next generator fighter, unmanned remote carriers and air combat cloud, that is FCAS, which is Europe's other major 6th generation pilot project designed to create a networked combat environment for the mid 21st century. और इंडियन गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिसेंटली बोल दिया है कि हम इन दोनों में से किसी एक को ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं. और ये जो FCAS है उसकी डिटेल्स भी आपके सामने यहाँ पे है, अलग अलग टेक्निकल डिटेल्स. इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई वो फ्रांस और जर्मनी के बाद हुई, जहां पे पीछे से स्पेन ने वहां पे ज्वाइन किया. तो ध्यान रखना, जो GCAP वहां पे जो हमने आगे वहां पे किया, तो GCAP को कौन एस्टेब्लिश किया था? वो यूके, इटली और जापान के द्वारा हुआ था. ध्यान रखना, यूके, इटली और जापान के द्वारा. जबकि जो FCAF वाली जो सिस्टम है, FCAS वाली सिस्टम, वो फ्रांस, जर्मनी और स्पेन के द्वारा है. तो दोनों के अंदर पार्टीज अलग अलग है, हम दोनों में से किसी एक खेमे के अंदर वहां पे ज्वाइन होने के लिए जा रहे हैं. सो दैट इज ऑल अबाउट अवर डेली करंट अफेयर्स. तो इसी के साथ आज के जो लेक्चर है उसको भी यहीं तक का रखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ऐसे कुछ नए मजेदार टॉपिक के साथ वापस एक बार मिलेंगे. लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम. चलिए, थैंक यू सो मच. आज के जो लेक्चर है उसको यहीं तक का रखता है.